बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना वलीउल्लाह सादकी। आई एम हियर ब्रॉट अ न्यू वीडियो फॉर यू। टुडेज लेक्चर इज द फोर्थ लेक्चर अबाउट दिस टॉपिक हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो आज मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए चौथा लेक्चर लेकर आया हूं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में भी हमारे पास इंग्लिश सीखने वालों के लिए 3-4 बड़े अहम किस्म के टॉपिक हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, 9th क्लास के बच्चे स्पेशली, और बाकी भी जो लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं या इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामर के पॉइंट्स, टेंसेस और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो है वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो आज की वीडियो ज़रूर देखें। तो व्यूअर्स, आज हम चलते हैं, अपना जो टॉपिक है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उसका 5वां पैराग्राफ जो है आज हम उसको पढ़ेंगे। एज यूजुअल मैं आपके सामने पहले इसकी रीडिंग करूंगा और उसके बाद फिर हम इसकी ट्रांसलेशन और फिर साथ साथ ग्रामर के पॉइंट्स को देखेंगे। हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कुहाफा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। He was very old and had become blind. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. At this, she instantly ran to a corner of the home. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She covered it with a piece of cloth. Come, grandfather, look, he has left all this for us. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. His concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu had left all his wealth at home. जी, अब हम देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन। हर ग्रैंडफादर, आपके दादा जान। अब हर जो है ये है प्रोनाउन, और ये इसे बोलते हैं ऐसे प्रोनाउन जो किसी चीज़ के पोजेशन को शो कर रहे थे, जैसे कि बताया जा रहा है कि उनके दादा जान। तो इस तरीके से जब से हम कहते हैं हिज मेथड, तो योर एटीट्यूड, तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस। हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कुहाफा वाज अ डिसबिलीवर, तो हज़रत अबू कुहाफा जो थे वो काफिर थे। एट दैट टाइम, उस वक्त, यानी जिस वक्त का ये वाक़या बयान किया जा रहा है। आपके दादा जान हज़रत अबू कुहाफा उस वक्त एक काफिर थे। आपको मैंने व्यूअर्स पहले ही बताया, ये ऐसे बिलीवर के साथ जो डिस लगा हुआ है, तो ऐसे वर्ड्स जो किसी लफ्ज़ से पहले लगा दिए जाते हैं तो दे आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़े थे। एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और नाबीना हो चुके थे। वो बहुत बूढ़े थे और नाबीना हो चुके थे। ही सेड टू हर, उन्होंने आपसे यानी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा। अब ये व्यूअर्स, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में है, तो आप देख रहे हैं कि एक पार्ट ये और एक पार्ट जो है इन्वर्टेड कॉमास में है, तो ये इसे हम नरेशन कहते हैं। तो ये डायरेक्ट नरेशन है कि जिसमें हम किसी बंदे की बात को आगे जब हम बयान करते हैं तो सेम उसी के वर्ड्स में बयान करते हैं। दिस नरेशन इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। ही सेड टू हर, तो उन्होंने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, अस्मा, आई थिंक, मेरा ख्याल है, अबू बकर हैज़ टेकन, अबू बकर ले गए हैं। अब ये हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म हमने पहले भी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। हैज़ के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उर्दू फिक्रों के आखिर में दो तरह के वर्ड्स आते हैं। अलिफ है, छोटी है, बड़ी है, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अबू बकर ले गए हैं ऑल द वेल्थ, तमाम दौलत, और लिविंग यू, और तुम्हें छोड़ गए हैं, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों को छोड़ गए हैं, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ, एंड हेल्पलेस, और बेबस। कि अस्मा, मेरा ख्याल है कि अबू बकर तमाम दौलत ले गए हैं और तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़ गए हैं। अब इसमें भी आप देखिए, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। अब इसमें हेल्प के साथ जो लेस लगा है, ये ऐसे वर्ड जो किसी लफ्ज़ के बाद में लगा दिए जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड सफिक्सेस। तो ये लेस जो है ये सफिक्स है। जैसे कि इसी तरह आप कर सकते हैं हेल्पलेसनेस, तो नेस जो है, या इसी तरीके से
हेल्पफुल में फुल जो है, तो ये चूंकि लफ्ज के बाद में लगाए जा रहे हैं तो इन्हें हम सफिक्स कहते हैं। एट दिस, इस पर, शी इंस्टेंटली रैन, आप फौरन, इंस्टेंट से एडवर्ब है इंस्टेंटली, और मैंने आपको पहले कई मरतबा बता दिया कि जब भी किसी लफ्ज के साथ आप नॉर्मली एल वाई लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। शी इंस्टेंटली रैन, आप फौरन भागी, टू अ कॉर्नर, एक कोने की तरफ, ऑफ द होम, घर के। तो इस पर आप घर के एक कोने की तरफ तेजी से भागी। शी गैदर्ड, अब ये देखिए शी गैदर्ड, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है और गैदर्ड जो है वो ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। शी गैदर्ड सम पेबल्स, पेबल्स कहते हैं कंकरियां, तो आपने कुछ कंकरियां जो थी वो इकट्ठी की, एंड पुट देम, और उन्हें रख दिया, एट द प्लेस, उस जगह पर, वेयर हर फादर यूज्ड टू कीप हिज मनी, कि जहां आपके वालिद अपनी रकम रखा करते थे, एंड ज्यूल्स, अपने जेवरात रखा करते थे। शी गैदर्ड सम पेबल्स, आपने कुछ कंकरियां इकट्ठी की, एंड पुट देम एट द प्लेस, और उन्हें उस जगह पर रख दिया, वेयर हर फादर यूज्ड टू कीप हिज मनी एंड ज्यूल्स, के जहां आपके वालिद अपनी रकम और जेवरात रखा करते थे। तो व्यूअर्स, अब एक पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था कि आज हम आपको 2-3 पॉइंट्स जो है हमारे इस वीडियो में ऐसे मिलेंगे जो कि बिल्कुल जो है जो इंग्लिश सीखने वालों के लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे। तो आप पहला पॉइंट है, ये देखिए, आप देख रहे हैं हर फादर यूज्ड टू कीप, तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि यूज टू जो है वो क्या चीज़ है, इसका क्या इस्तेमाल है। तो व्यूअर्स, आपके सामने मैं रखता हूँ कि हमारे पास अब आज का जो टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड यूज टू। एक सिंपल अंदाज में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं, जो भी मैंने अभी आपको बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट में नॉर्मली जो है हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते और हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो फिर हम डिड लगाएंगे और डिड के साथ हम जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो है सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बात आती है कि यूज टू जो है वो क्या है, तो इन दोनों में फर्क क्या है। यूज टू और पास्ट इंडेफिनिट कोई बहुत ज्यादा एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट तो नहीं है, बट देयर इज सम डिफरेंस, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो हम देखते हैं कि वो डिफरेंस क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट मैंने अभी आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर आप देखें तो उर्दू के जो सेंटेंसेस होंगे उसके आखिर में इस तरह के वर्ड्स आएंगे, अलिफ छोटी है, बड़ी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट इंडेफिनिट के उर्दू फिक्र के आखिर में ये भी अल्फाज आ जाए, ता था, ती थी, ते थे। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पॉजिटिव सेंटेंसेस में मैंने भी आपको डिस्कस किया, भी बताया मैंने आपको कि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में नो हेल्पिंग वर्ब और सेकंड फॉर्म। जैसे कि आप देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो हर इतवार को मुझसे मिलने आता था, तो हमने डिस्कस किया कि इसके उर्दू फिक्रों के आखिर में इस तरह के लफ्ज भी आते हैं, ता था, ती थी, ते थे। तो अब हम ये चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे और सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए, ही केम, वो आता था, टू मी, मुझसे मिलने, और एवरी संडे, हर इतवार को मुझसे मिलने आता था, या वो हर इतवार को मेरे पास आता था। ये सेंटेंस इस तरह भी हो सकता है कि ही केम टू मीट मी एवरी संडे, ये भी ठीक है कि वो हर इतवार को मुझसे मिलने आता था। और अगर सेंटेंस हो कि वो हर इतवार को मेरे पास आता था, तो ही केम टू मी एवरी संडे जो है। अब अगला सेंटेंस देखें, हम अक्सर पिकनिक पर इकट्ठे जाते थे, तो यहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो वी ऑफन वेंट, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है और गो की सेकंड फॉर्म वेंट आ गई, तो वी ऑफन वेंट, हम अक्सर जाते थे, फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक पर जाते थे, और जाते थे टुगेदर, इकट्ठे जाते थे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें कुछ मेथड डिफरेंट होता है। सेंटेंसेस के, उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में उसी तरह से अल्फाज आएंगे, अलिफ छोटी है, बड़ी है, या फिर ता था, ती थी, ते थे, बट अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा और वो है डिड। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप डिड इस्तेमाल करेंगे और साथ आप उसके फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, अब सेकंड फॉर्म इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे दोस्त मेरा मजाक नहीं उड़ाते थे, तो अब आपने डिड इस्तेमाल करना है और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। माय फ्रेंड्स डिड नॉट मेक फन ऑफ मी, तो आप देख रहे हैं डिड के साथ मेक आया, फर्स्ट फॉर्म आई, तो मेरे दोस्त मेरा मजाक नहीं उड़ाते थे, क्या वो तुम्हारी हिमायत करते थे। अब ये चूंकि इंट्रोगेटिव है तो हम डिड इस्तेमाल करेंगे। डिड को आपने बड़ा एक सिंपल सा रूल पढ़ा हुआ है कि जब किसी सेंटेंस के स्टार्ट में क्या का लफ्ज आ जाए तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाते हैं, तो हम डिड को स्टार्ट में ले जाएंगे और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, डिड दे सपोर्ट यू, तो क्या वो तुम्हारी हिमायत करते थे। तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
अब हम बात करेंगे कि यूज टू जो है वो क्या है। यूज टू में जो उर्दू फिक्रा होता है वो थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट के से हल्का सा चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखें, हमने पढ़ा था उसमें के ता था, ती थी, ते थे आता था, लेकिन यहाँ आएगा किया करता था, बोला करती थी, देखा करते थे, आया करते थे, मिला करते थे, इस तरह के लफ्ज आएंगे। जो पास्ट इंडेफिनिट सिंपल होगा उसमें आएगा कि मिलते थे, लेकिन यहां हो जाएगा मिला करते थे। वहां ये आएगा कि जी वो हमेशा सच बोलती थी, यहां आ रहा है कि वो हमेशा सच बोला करती थी। उसमें आएगा कि वो अपना काम खुद किया करता, अपना काम खुद करता था, और इसमें आएगा यूज टू में वो अपना काम खुद किया करता था। देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ सेंटेंसेस के। उसमें ता था सिंपल है, यहाँ किया करता था, जाया करता, इस तरह के अल्फाज आ जाएंगे। तो अब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे उसमें अब हम यूज टू इस्तेमाल करेंगे, और वो जो यूज टू होगा उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट की तरह ही सेकंड फॉर्म में होगा। तो यूज टू प्लस सेकंड फॉर्म, यानी यूज टू के साथ यानी आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, यूज टू जो है उसको आपने सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल करना है। ये ख्याल रखना है कि यूज टू जब आप इस्तेमाल करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में तो वो सेकंड फॉर्म में आप इस्तेमाल करेंगे। वो हर इतवार को मुझसे मिलने आया करता था। पिछला सेंटेंस आपने देखा है, वो हमने लिखा था कि वो हर इतवार को मुझसे मिलने आता था, बट अब देखिए वो आ रहा है कि वो हर इतवार को मुझसे मिलने आया करता था। तो अब इसकी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो अब हमें यूज टू इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो जो यूज टू होगा उसको सेकंड फॉर्म में लेंगे। यूज टू यानी ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में होगा, लेकिन ये ख्याल रखना है कि टू के बाद आगे जो वर्ब आएगा वो आपको एक बड़ा जनरल सा रूल पता है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ही यूज टू कम, असल बात है कि हमने कहा कि यूज टू सेकंड फॉर्म में आएगा, तो वो देखिए यूज टू सेकंड फॉर्म में है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म में है, बट ये जो टू के बाद कम आ रहा है जो कि इन्फिनेटिव है वो हमेशा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ही यूज टू कम टू मी एवरी संडे, या ही यूज टू कम टू मीट मी एवरी संडे। इसी तरीके से हम अक्सर पिकनिक पर इकट्ठे जाया करते थे, तो यहाँ पे आप यूज टू इस्तेमाल करेंगे और आपने उसके साथ यूज टू की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वो ऑफन यूज टू, लेकिन जो टू के बाद वर्ब आ रहा है वो तो डेफिनेटली हमने फर्स्ट फॉर्म लेके जाना है। ये आपका इन्फिनेटिव बन रहा है, और इन्फिनेटिव जो है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है। इसी तरीके से जब आप इस सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, तो अब आपने स्ट्रक्चर क्या बनाना है कि आपने डिड इस्तेमाल करना है, लेकिन जब आप डिड इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर अब यहाँ यूज टू ये फर्स्ट फॉर्म है, तो यानी इसके साथ फिर आगे भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अब देखते हैं कि मेरे दोस्त मेरा मजाक नहीं उड़ाया करते थे, तो माय फ्रेंड्स डिड नॉट, और जब आपने डिड नॉट यूज किया तो जो पहले यूज को हम यूज्ड कर रहे थे सेकंड फॉर्म में, चूंकि वो पॉजिटिव सेंटेंस था, बट अब ये नेगेटिव है तो हमने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो यूज टू, और टू के बाद फिर आपने जो वर्ब लेना है वो फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो माय फ्रेंड्स डिड नॉट यूज टू मेक फन ऑफ मी, क्या वो तुम्हारी हमायत किया करते थे। तो अब ये चूंकि इंट्रोगेटिव है तो इसमें हमने डिड इस्तेमाल करना है, और डिड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाना, और बाद में यूज टू इस्तेमाल करना है। तो डिड दे यूज टू सपोर्ट यू, तो अब आपने देखा कि डिड को हम शुरू में ले गए, लेकिन डिड के साथ चूंकि हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी थी तो यूज तो है उसको हमने जो है फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया। उसके बाद टू के बाद जो फिर आगे सपोर्ट का वर्ब है तो वो भी फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो व्यूअर्स ये था डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस और यूज टू। तो आपको समझ आ गया होगा, आप इसको जो है अपनी प्रैक्टिस में जरूर लेकर आएं। जब तक आप चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, अपनी राइटिंग में या अपने बोलने में, उस वक्त तक हर लेक्चर हर वीडियो जो है शायद इतना आपको बेनिफिट ना दे। हाँ, अगर आप इन चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लेकर आएंगे बोलते हुए या लिखते हुए, तो फिर ये चीज़ें जो है, ये वीडियोस जो हैं उनकी जो बातें हैं या वो चीज़ें जो है वो आपके ज़हन में बैठ जाएंगी। तो अब हमारा टॉपिक आगे चल रहा है। मैंने यहाँ बोला कि वेयर हर फादर यूज्ड टू कीप हिज मनी एंड ज्वेल्स, कि जहाँ आपके वालिद अपनी रकम और जेवरात रखा करते थे। अगर यहाँ पर यूज्ड टू ना होता तो ये सेंटेंस इस तरह का होना था कि वेयर हर फादर केप्ट हिज मनी। अगर यहाँ यूज टू निकल जाता तो केप्ट आ जाता, तो फिर मैं तर्जुमा करता कि जहां आपके वालिद अपनी रकम और जेवरात रखते थे। लेकिन मैंने यहाँ किया कि जहां आपके वालिद अपनी रकम और जेवरात रखा करते थे। ये डिफरेंस है जो भी मैंने आपको जो है वो बड़ी डिटेल में बता दिया। शी कवर्ड इट, पास्ट इंडेफिनिट है। आपने उसको यानी कि वो जो चीजें थी, पत्थर जो थे, आपने उनको जो है वो कवर कर दिया, ढांप दिया। वैसे यहाँ इट की बजाय यहाँ दैम आना चाहिए, क्योंकि पेबल जो है वो प्लूरल में है, तो प्लूरल के लिए दैम आता है। तो यहाँ उन्होंने इट लिख दिया, ये थोड़ी सी गलती है। बहरहाल शी कवर्ड देम विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, फिर आपने उनको जो कंकरियां थी उनको कपड़े के अ पीस, एक टुकड़े के साथ जो है कवर कर दिया, ढांप दिया।
आपने उन्हें कपड़े के एक टुकड़े के साथ ढांप दिया। कम ग्रैंडफादर, आइए दादा जान, लुक देखिए। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास इंग्लिश सीखने वालों के लिए दो तीन बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के पॉइंट्स हैं। तो अब दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कम ग्रैंडफादर और लुक, इसमें हमारे पास क्या जो है वो पॉइंट है सीखने के लिए। तो अब हमारे पास जो सीखने के लिए पॉइंट है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी हमने देखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो हमारा टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इन विच वी ऑर्डर, हम किसी को कोई हुक्म देते हैं, रिक्वेस्ट, हम किसी से कोई दरख्वास्त करते हैं, सजेस्ट, किसी को कोई तजवीज़ देते हैं, और फॉरबिड, फॉरबिड कहते हैं मना करना, या हम किसी को किसी काम से मना करते हैं। यानी तीन चार किस्म के जो एक्शन होते हैं वो सेंटेंसेस जो है इंपेरेटिव में आ जाते हैं। जब आप किसी को कह रहे हैं कि ये काम करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये ऑर्डर में आ जाएगा, या आप एक पोलाइट अंदाज में कह रहे हैं कि मेहरबानी करके ये काम कर दो, तो वो एक रिक्वेस्ट बन जाएगी। अगर आप किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं कि यार आओ ऐसा करते हैं, तो वो एक सजेशन में आ जाता है। और अगर आप किसी को कहते हैं कि यार वहां ना जाओ और झूठ ना बोलो, तो ये आप किसी को किसी काम से मना कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। These sentences usually start with, अब हम देखना चाहेंगे कि imperative sentence होगा, how to identify an imperative sentence। तो उसके लिए मैं आपके सामने रखता हूं कि उसके लिए तीन हमारे पास जो हैं वो निशानियां हैं। नंबर 1 पर है कि ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होंगे। इनके स्टार्ट में नॉर्मली वर्ब आएगा, जैसे भी आया कम ग्रैंडफादर, तो कम में जो कम है वो आपको पता है वर्ब है, तो कम ग्रैंडफादर ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे यहां देखें, रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम टेलिंग अ लाई, रिफ्रेन एक वर्ब है, रिफ्रेन का मतलब होता है बचना, रोकना, तो रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम टेलिंग अ लाई, तो खुद को झूठ बोलने से रोको। इसी तरीके से चेक द होमवर्क ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स का होमवर्क चेक करो। तो ये चेक जो है ये भी आपका वर्ब है। तो ये सेंटेंस देखें दोनों हमारे वर्ब से स्टार्ट हुए हैं। अगर ये दोनों सेंटेंसेस जो है अगर एक रिक्वेस्ट के मीनिंग में होगा तो इनसे पहले प्लीज का लफ्ज लग जाएगा, प्लीज रिफ्रेन योरसेल्फ, प्लीज चेक योर होमवर्क ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो ये आपके सेंटेंसेस होंगे जो कि वर्ब से स्टार्ट होंगे। तो ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस की पहली जो है वो निशानी है। उसके बाद है कि आपका इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें आप किसी को किसी काम से जब मना करेंगे तो डेफिनेटली या तो आप डू नॉट इस्तेमाल करेंगे या नेवर इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि जो सेंटेंस डू नॉट या नेवर से स्टार्ट होगा वो भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। डू नॉट चीट एनीबॉडी, किसी को धोखा मत दो। अब देखिए आप किसी को यहाँ किसी को मना कर रहे हैं कि वो किसी को धोखा ना दे, तो आपने सेंटेंस को डू नॉट से स्टार्ट किया, तो ये आपका जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है। या आप इस तरीके से भी किसी को किसी काम से मना कर देते हैं कि नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर, लुक डाउन अपॉन कहते हैं ये एक इडियम है, किसी को हकारत की निगाह से देखना, तो कभी भी गरीबों को हकारत की निगाह से मत देखो। तो ये सेंटेंस नेवर से स्टार्ट हो गया। तो जो सेंटेंस नेवर से या डू नॉट से स्टार्ट होगा वो भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। और लास्ट वन पर है कि ऐसे सेंटेंसेस कि जो लेट से स्टार्ट किए जाते हैं वो भी आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। लेट मी कंफर्म द न्यूज, और मुझे जो है वो इस खबर को जो है कंफर्म करने दो। तो ये लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। या ये आप सजेशन भी दे सकते हैं कि लेट स्टार्ट द जर्नी, आओ आप सफर जो है शुरू करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो लेट से स्टार्ट होते हैं तो वो भी आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो व्यूअर्स आपने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस तीन तरह के होंगे, वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं, डू नॉट या नेवर के वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं, या वो लेट के वर्ड से स्टार्ट होंगे। जी, तो ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड। तो अब ये देखें कम ग्रैंडफादर, तो ये इसमें जो कम है ये चूंकि वर्ब है तो इसका मतलब है कि ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। आइए दादा जान लुक देखिए, तो ये लुक जो है ये भी आपका वर्ब है। ही हैज लेफ्ट, वो तो छोड़ गए हैं, ऑल दिस, ये सब कुछ फॉर अस, वो तो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। तो ही हैज लेफ्ट, वो छोड़ गए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, ऑल दिस ये सब कुछ फॉर अस, तो वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। ही टच्ड द क्लॉथ, तो उन्होंने कपड़े को छुआ, एंड थॉट, और सोचा कि इट वाज फुल ऑफ गोल्ड, कि ये तो सोने से भरा हुआ है, एंड ज्यूल्स, और जेवरात से भरा हुआ है।
उन्होंने कपड़े को छुआ और या उसे हाथ लगाया एंड थॉट इट वाज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्यूल्स, और सोचा कि ये सोने और जेवरात से भरा हुआ है। जी व्यूअर्स, अब आज का तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इंग्लिश जो भी ग्रामर है, जो हमारा एक मकसद है कि हम खाली ये नहीं है कि नाइन्थ के बच्चों को ट्रांसलेशन करवा रहे हैं। ये मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि हमारा मकसद है कि हम आपको इंग्लिश की एक एक पॉइंट को हम जो है वो डिस्कस करें ग्रामर से रिलेटेड। तो आज तीसरा पॉइंट जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो में, वो क्या है, तो वो अब आपके सामने मैं रखता हूँ कि एक पॉइंट है बड़ा, पहले भी मैंने इसको एक दो वीडियोस में आपको डिटेल में बताया हुआ है कि पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट, यानी जो पास्ट है उसके बाद भी जो आपका आगे क्लॉज चलती जा रही है उसमें भी आप पास्ट इस्तेमाल करेंगे। मतलब कहने का है क्या है, चलिए मैं भी आपको बताता हूँ, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। व्हेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद एनी पास्ट टेंस, जब हम किसी सेंटेंस का पास्ट के किसी भी टेंस में स्टार्ट ले लेते हैं, वी यूजुअली कैन नॉट यूज प्रेजेंट टेंसेस। तो अगर हमें उसके रिमेनिंग पार्ट में प्रेजेंट का कोई टेंस इस्तेमाल करना है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सेंटेंस को पास्ट में जब शुरू कर लिया। तो ये देखें आपके सामने एक रूल है बड़ा जनरल सा कि पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट, पास्ट वाले फिक्रे में पास्ट ही आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा। तो वी यूजुअली कैन नॉट यूज प्रेजेंट टेंसेस, तो हम आमतौर पर प्रेजेंट टेंसेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। हेल्पिंग वर्ब्स रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंसेस, और या हम प्रेजेंट से रिलेटेड जो हेल्पिंग वर्ब है उनको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर हम जो प्रेजेंट टेंसेस से रिलेटेड कोई हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो हम उनको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और विल शैल इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और यहाँ तक के उसी पार्ट में अगर हमें कहीं विल शैल फीचर इस्तेमाल करना पड़ेगा तो हम उसके रिमेनिंग पार्ट में फीचर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी अगर हम किसी सेंटेंस को पास्ट में स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके रिमेनिंग पार्ट में हम प्रेजेंट का कोई टेंस, प्रेजेंट का कोई हेल्पिंग वर्ब और विल शैल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन दिस केस, तो ऐसी सूरत में वी मस्ट चेंज, हमें कुछ तब्दीली करनी पड़ती है, और वो तब्दीली क्या है वो आपके सामने रखता हूँ कि अगर ऐसी सूरत आ जाए तो प्रेजेंट टेंसेस आया ना कि वी मस्ट चेंज प्रेजेंट टेंसेस इनटू पास्ट टेंसेस, तो हमें प्रेजेंट टेंसेस होंगे उनको पास्ट के पैरेलल टेंसेस में चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना पड़ेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारे उसी पार्ट अगले रिमेनिंग पार्ट में एम इज़ार आएंगे तो हमें उन्हें वाज वर्ब में चेंज करना पड़ेगा। अगर उसके रिमेनिंग पार्ट में हमें हैज़ इस्तेमाल करना है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हैज़ तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें उसके पैरेलल पास्ट में हैड लगाना पड़ेगा हैज़ की बजाय, और कैन की बजाय हम कुड लगाएंगे, मे की बजाय हम माइट लगाएंगे, और मैंने भी बता दिया कि विल शैल भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो विल शैल की बजाय हमें वुड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये है हमारा पॉइंट कि पास्ट फॉलोड बाय पास्ट। अब इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। He said to me, उसने मुझे कहा, that he is going outside, कि वो बाहर जा रहा है। बट ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। आप देख रहे हैं इसमें इस जो है इसको मैंने जो है वो रेड जो है उससे जरा प्रोमिनेंट किया है। क्यों किया है कि इज तो प्रेजेंट है, हमने चूंकि यहाँ स्टार्ट ले लिया है, he said to me, ये पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। तो हमने पढ़ लिया कि अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस को स्टार्ट कर लेंगे तो उसके आगे पार्ट में हम प्रेजेंट नहीं इस्तेमाल कर सकते, ना प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने जब इज इस्तेमाल कर लिया तो ये रॉन्ग हो गया। अब करेक्ट क्या है कि हमें इज एम आर को वाज वर्ब में, जैसे मैंने भी आपको टेबल पर बताया कि हमें देखें यहाँ मैंने बताया कि एम इज आर को वाज वर्ब में चेंज करना पड़ेगा। तो अब जब तक हम इस को वाज वर्ब वगैरह में से किसी में चेंज नहीं करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। तो अब देखें चूंकि ही के बाद वाज आता होता है तो ये वाज लगा दिया, बट इसका तर्जमा उर्दू उसी तरह ही करेंगे। अब ये नहीं करना आपने कि तर्जमा आप चेंज कर दें और आप कहेंगे उसने मुझे कहा कि वो बाहर जा रहा था, ये तर्जमा नहीं होगा। तर्जमा यही होगा जो यहाँ लिखा हुआ है कि उसने मुझे कहा कि वो बाहर जा रहा है, बट हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हमें तर्जमा जो है वो इसमें ही करना है। इसी तरीके से दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, दैट दे विल डिफीट देम, कि वो उन्हें शिकस्त दे देंगे। अब यहाँ भी मैंने आप देखें कि मैंने जो विल है उसको रेड से जो है वो प्रोमिनेंट क्यों किया कि ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि पास्ट में जब स्टार्ट हो जाए, ये भी जो है पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम उसके अगले पार्ट में जो है कहीं विल शैल इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें विल शैल को वुड में चेंज करना पड़ेगा। तो अब आप देखें, दे क्लेम दैट दे वुड डिफीट देम। विल शैल और वुड जो है ये मीनिंग सेम देते हैं, गा गी के। इस सेंटेंस में बात वही है
जो ऊपर है कि उन्होंने दावा किया कि वो उन्हें शिकस्त दे देंगे। इसी तरीके से लास्ट सेंटेंस है कि ही प्रूव्ड, उसने साबित किया, दैट ही गिव्स एवरीवन ड्यू रिस्पेक्ट, कि वो हर किसी को उसका जो एक जायज़ किस्म की उसकी जो बनती है, उसका जो हक है इज्जत का, वो देता है। अब ये जो ही गिव्स है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और हम प्रेजेंट तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट के जो टेंसेस होंगे पैरेलल पास्ट में चेंज हो जाएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो ही प्रूव दैट ही गेव। अब आपने देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में भी पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता लेकिन सेकंड फॉर्म होती है। अब हमने गिव्स को जब गेव कर दिया, तर्जुमा वही करेंगे कि उसने साबित किया कि वो हर किसी को उसका जायज़ जो है वो उसकी या जो उसका हक है उतनी ही रिस्पेक्ट देता है। तो व्यूअर्स ये था हमारा पॉइंट, पास्ट फॉलोड बाय पास्ट। टॉपिक की तरफ दोबारा वापस चलते हैं। तो अब आप देखिए मैंने यहाँ तर्जुमा किया दैट इट वाज फुल। अब यहाँ असल में आना चाहिए था इट इज फुल, लेकिन वही रूल है क्योंकि पास्ट फॉलोड बाय पास्ट ये जो आया ही टच्ड या ये जो थॉट आया ये पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रही है, तो अब यहाँ इज लिखा नहीं जा सकता, लेकिन तर्जुमा इसमें मैंने किया और इसको बाद में चेंज कर दिया। तर्जुमा मैंने किया कि उन्होंने सोचा कि ये सोने और जेवरात से भरा हुआ है, ये मैंने अभी आपको सारा डिटेल में बता दिया। His concern was alleviated, तो आपकी यानी जो आपके दादा थे कि उनकी एक तशवीश थी, तशवीश कंसर्न कहते हैं फिक्र को, तो आपकी तशवीश जो थी उसमें उसकी शिद्दत में कमी आ गई। एलिविएट कहते हैं किसी चीज़ की शिद्दत में कमी ले आना। His concern was alleviated, ये was के वर्ग के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। His concern was alleviated, तो आपकी जो तशवीश थी उसमें कमी आ गई या उसकी शिद्दत में कमी आ गई। एंड ही फेल्ट, और आपने महसूस किया, रिलीव्ड सुकून, यानी आपको सुकून महसूस हुआ, टू नो ये जानकर, दैट अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैड लेफ्ट, छोड़ गए हैं, ऑल हिज वेल्थ, तमाम अपनी दौलत, एट होम, घर पर। व्यूअर्स यहाँ भी वही चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो हैड आया ये हैड नहीं आना था, मैंने तर्जुमा इसका हैज़ में किया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया। ये तर्जुमा मैंने किया कि छोड़ गए हैं, तो छोड़ गए हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन अब वही बात है कि चूंकि यहाँ भी देखें हिज कंसर्न वाज एलिवेटेड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ही फेल्ट ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में अगले पार्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लिख सकते, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया गया है, लेकिन तर्जुमा मैंने जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही किया है। तो आपको ये जानकर सुकून महसूस हुआ कि आप अपनी तमाम दौलत घर पर छोड़ गए हैं। जी व्यूअर्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक और आपने देखा कि आज हमने बहुत से इंपॉर्टेंट किस्म के पॉइंट्स जो है डिस्कस किए हैं, ट्रांसलेशन भी किया है, टेंसेस को भी डिस्कस किया है और ग्रामर से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है। तो यही हमारे इन लेक्चर्स की का एक बेनिफिट है। तो आप इन वीडियोस को जरूर देखा करें। इससे पहले भी वीडियोस हैं हमारे जो है वो एक्टिव पैसिव पर पूरी 7 लेक्चर्स की एक जो है सीरीज है। इसी तरीके से प्रोवर्ब्स के हमने 2 लेक्चर जो अपलोड कर दिए हैं। 9th की इंग्लिश के चैप्टर जो है वो चैप्टर 2 जो है चैप्टर 3 उसकी जो है वीडियोस अपलोड की हुई हैं, और इसके साथ साथ जो है वो हम डिफरेंट जो है वो चीज़ें साथ साथ आपको वीडियोस की सूरत में वो बता रहे हैं ताकि आप घर बैठे जो है इंग्लिश को सीखें। और हमारा ये सिलसिला जो है लेक्चर्स का इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इन लेक्चर्स को आगे शेयर भी करें, और अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया इसको लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, और साथ साथ जो है आप बेल आइकन जो है उसको भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली हर वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जल्द ही दोबारा आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।